लहरों से लड़कर नौका यूं ही पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय मां करणी दोस्तों, मैं दिलीप सिंह चरण कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कक्षा प्लस पशु परिचर एग्जाम के लिए विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला साथ में अन्य सब्जेक्ट की श्रृंखला लेकर आपके लिए सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे वो है अपना मानव शरीर। मानव शरीर से संबंधित प्रश्नों का जो सेकंड पार्ट है उसमें अपन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मानव शरीर। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, मानव शरीर में कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती। कितनी? 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। उन 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों में से जो नहीं होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पूछा है, तो अपन देखते हैं। पहली ग्रंथि आती है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि आती है दोस्तों लार ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि आती है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। चौथी ग्रंथि आती है दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका जो आंसर होने वाला है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, उसका जो आंसर है वो है लार ग्रंथि। क्योंकि जो लार ग्रंथि होती है वह बहिस्रावी ग्रंथि होती है। बहिस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों। एक्सोक्राइन जिसे बोला जाता है, एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों। याद रखना पीयूष ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड है यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अधिवक्र जो किडनी पे है, जो किडनी है आपकी ग्रंथि है एक तरह से, तो किडनी पे जो एडिनल ग्रंथि वगैरह पाई जाती है, यह भी कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लार ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। याद रखिए दोस्तों, पदार्थों को हमेशा बाहर फेंकने वाली, जैसे मान लेते हैं यकृत छोड़ देते हैं अपन, कुछ ग्रंथियां छोड़ देते हैं, ज्यादातर ग्रंथियां पदार्थों को बाहर फेंकेगी। जैसे अश्रु ग्रंथि आंसुओं को बाहर फेंकती है, लार ग्रंथि लार को बाहर कर रही है, पसीना ग्रंथि पसीने को बाहर फेंक रही है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कान के अंदर भी ग्रंथियां पाई जाती है। वो विभिन्न प्रकार के मवाद वगैरह जो होती है उनको पदार्थों को बाहर फेंकने का काम करती है। तो ज्यादातर ग्रंथियां जो पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करती हैं वो बहिस्रावी ग्रंथियों में करती है, कुछ ग्रंथियों को छोड़कर। बाकी शेष 9 ग्रंथियां जो होती है दोस्तों वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी, देखिए गुरुदो, मस्तिष्क के अंदर पहला पाया जाता है हाइपोथैलेमस। पहली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। अपन बात कर रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहे हैं दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं, 9 संख्या में होती है। पहली ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, दूसरी ग्रंथि होती है पीनियल, दूसरी ग्रंथि होती है पीनियल, पीनियल ग्रंथि होती है दोस्तों। और तीसरी ग्रंथि होती है दोस्तों पिट्यूटरी, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि जिसे बोला जाता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि होती है आपके यहां पे। उसके बाद गले में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि जिसे अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है दोस्तों, अवटु ग्रंथि। थायराइड के जस्ट पीछे संख्या में 4 से 6, संख्या में 4 से 6, थायराइड ग्रंथि के पीछे संख्या में 4 से 6 पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। संख्या में 4 से 6 होती है दोस्तों। तो गले में कुल 2 ग्रंथियां पाई जाती है, एक थायराइड एक पैराथायराइड। मस्तिष्क के अंदर याद रखना दोस्तों, मस्तिष्क के अग्रभाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। इसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद छाती पे आते हैं, सीने पे आते हैं, वक्ष स्थल पे आते हैं दोस्तों। तो वक्ष स्थल पे जो ग्रंथि पाई जाती है थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि ये बाल्यावस्था में अत्यधिक सक्रिय होती है दोस्तों, बाल्यावस्था में अत्यधिक सक्रिय होती है। मैंने पिछली कक्षा में जिक्र किया कि ये बुढ़ापे का कारण भी मानी जाती है। यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रकार है दोस्तों। थाइमोसिन नामक हार्मोन इससे निकलता है दोस्तों, थाइमोसिन नामक।
उसके बाद आती है किडनी पे अधिवक्र पे जो ग्रंथि आती है एड्रिनलिन ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्रंथि आती है दोस्तों। एड्रिनल ग्रंथि जो भी पाई जाती है वो भी किसका प्रकार है? अंतःस्रावी का। उसके बाद आती है दोस्तों पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि जो आती है वो भी किसका प्रकार है दोस्तों? अंतःस्रावी का प्रकार है दोस्तों। यह हालांकि अग्नाशय जो होती है अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों में गिना जाता है, मिश्रित ग्रंथि में भी लेते हैं इसको, लेकिन फिर भी यहां अपन केवल अंतःस्रावी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए यहां पे ये किस में गिनी जाएगी? अग्नाशय में गिनी जाती है। उसके बाद फीमेल के अंदर, उसके बाद फीमेल के अंदर जो पार्ट होगा वो होगा कौन सा दोस्तों? कौन सा होगा दोस्तों? अंडाणु। कौन होगा दोस्तों? अंडाणु। और मेल में क्या होगा? सॉरी अंडाणु हो गया, अंडाशय, सॉरी यहां पे अंडाशय आएगा दोस्तों, अंडाशय, अंडाशय। और मेल के अंदर होगा वृषण, मेल के अंदर होगा वृषण। वापस देखते हैं, मस्तिष्क में टोटल 3, हाइपोथैलेमस है, पीनियल है, पिट्यूटरी है। गले में 2 है दोस्तों, गले में थायराइड एंड पैराथायराइड। उसके बाद सीने में वक्ष स्थल पे, छाती की जहां पे पाई जाती है वहां पे पाई जाती है थाइमस। उसके बाद में है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल के बाद में अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय के बाद में अंडाशय है और अंडाशय के बाद में है वृषण ग्रंथि। कुल मिला के 9 ग्रंथियां जो होती है अपनी, कौन सी होती है? अंतःस्रावी। इनको छोड़कर बाकी सभी बहिस्रावी ग्रंथियां दोस्तों। बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए, किससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन क्या अंडाशय से निकलता है क्या? बिल्कुल, अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, वो 2 हार्मोन है वो इसी से निकलते हैं दोस्तों। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है आपका वो किससे निकल रहा है? अंडाशय से निकल रहा है। यहां पे बेमेल चुनना है अपने को, बेमेल। तो ये तो सही है, इसको चुनना नहीं अपने को। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या पीयूष ग्रंथि से निकलता है कि दोस्तों? उसके बाद थायरोक्सिन क्या थायराइड ग्रंथि से निकलता है कि दोस्तों? उसके बाद पूछा है टेस्टोस्टेरोन वृषण से निकलता है कि दोस्तों? तो अपन बात करते हैं कि अंडाशय से एस्ट्रोजन निकलता है, वृषण से आपका टेस्टोस्टेरोन निकलता है और उसके साथ ही एंड्रोजन निकलता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन दोनों निकलते हैं दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन आता है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? एक थायरोक्सिन निकलता है दोस्तों और एक साथ में निकलता है कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं दोस्तों, एक कैल्सिटोनिन और एक थायरोक्सिन। बात करते हैं पीयूष ग्रंथि से। ये जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन, वृद्धि हार्मोन वगैरह निकलेंगे, कुल 9 हार्मोन निकलते हैं, याद रखें दोस्तों। तो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, ये जो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। अधिवृक्क किडनी जो होती है उसकी संख्या में 2 होती है, संख्या में ये भी एड्रेनलिन कितनी होगी? 2 हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। इसलिए इसमें जो बेमेल होगा दोस्तों, इसमें जो बेमेल होगा वो बेमेल अपना आंसर होने वाला है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन पीयूष से ना निकलकर किससे निकलेगा दोस्तों? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलेगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? प्रसव में सहायक, डिलीवरी के समय सहायता करने वाला हार्मोन कौन सा है? देखते हैं दोस्तों। इंसुलिन हार्मोन, ये ग्लूकोज के स्तर को कम करता है दोस्तों, ग्लूकोज के स्तर को कम करता है इंसुलिन हार्मोन जो होता है। उसके बाद आता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है दोस्तों, ये एड्रेनलिन अधिवक्र ग्रंथि से निकल रहा है, अधिवक्र ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। इसे 3F ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे 4F ग्रंथि भी कहा जाता है। जो एड्रेनलिन ग्रंथि होती है इसे 3F का अर्थ होता है दोस्तों इसके अंदर फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर का अर्थ होता है डॉक्टरों इसके अंदर डर, फाइट का अर्थ होता है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा जिसे बोलते हैं लड़ना, फाइट करना, और फ्लाइट का अर्थ होता है दोस्तों पलायन करना, भाग जाना। ये तीनों प्रकार के लक्षण 3F ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। इसी एड्रेनल ग्रंथि को 4S ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसे शुगर, सॉल्ट, सेक्स और स्ट्रेस, इस 4S का जो अर्थ होता है शुगर, सॉल्ट, सेक्स एंड स्ट्रेस। यहां हार्मोन है सेक्स, लिंग हार्मोन की यहां पे बात हो रही है दोस्तों। बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन अंडाशय से निकल रहा है सर, किससे निकल रहा है? अंडाशय से है। तो याद रखिए दोस्तों ये जो हार्मोन है ये हार्मोन प्रसवता में क्या है दोस्तों? सहायक है। किस में सहायक है दोस्तों? प्रसवता में सहायक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि अंडाशय से निकलता है। मिलेटोनिन जो हार्मोन है दोस्तों, मिलेटोनिन जो हार्मोन निकल रहा है दोस्तों ये पीनियल ग्रंथि से निकल रहा है। किस ग्रंथि से निकल रहा है?
पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। अपना जो आंसर होने वाला है कि प्रसवता में सहायक हार्मोन, प्रसव में सहायक हार्मोन होगा वो होगा प्रोजेस्टेरोन। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है? किसकी गति की बात हो रही है दोस्तों? हृदय की गति की बात हो रही है। और उत्तेजना का क्या होता है? अनुभव होता है। बात हो रही है हार्मोन की। हार्मोन याद रखिए दोस्तों, हार्मोन जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, जबकि एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। याद रखें दोस्तों, हार्मोन अंतःस्रावी से, बाकी एंजाइम बहिस्रावी से निकलते हैं। बात हो रही है इसके अंदर हार्मोन स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाएगी। तो कार्टिसोल ये किडनी का ही है, इंसुलिन, एड्रेनलिन या टेस्टोस्टेरोन, कौन सा हार्मोन निकलने से ये हृदय की धड़कन जो होती है बढ़ जाती है दोस्तों? तो मैंने अभी बताया था 3F, फियर, फाइट, फ्लाइट, लड़ाई के समय, झगड़े के समय, प्लान के समय, डर के समय, इन समय अपने हृदय की धड़कन क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। तो जो हार्मोन है दोस्तों वो हार्मोन है, इसका आंसर होगा एड्रेनलिन हार्मोन दोस्तों। ये एड्रेनल ग्रंथि है, इसमें ये इस प्रकार से दोनों पे किडनियों पे पाई जाती है दोस्तों। यूं इस दो प्रकार दो संख्या में होती है, किडनी दो संख्या में होती है, उसी प्रकार एड्रेनलिन भी संख्या में दो होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? याद रखिए दोस्तों, गर्भधारण हो रहा है महिलाओं में और बात हो रही है मूत्र की, और पूछा है हार्मोन। क्या पूछा है? हार्मोन। और हार्मोन की उपस्थिति का क्या है भैया? परीक्षण है। गर्भधारण के समय कौन सा हार्मोन मूत्र के अंदर उपस्थित होता है? तो सामान्यतः महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में गर्भधारण के पश्चात ये जो हार्मोन उपस्थित होता है दोस्तों, पहला हार्मोन दिया है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन याद रखें दोस्तों, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। याद रखें दोस्तों, अत्यधिक चाय, कॉफी और अल्कोहल का सेवन, याद रखें अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्तियों में किस हार्मोन की कमी हो जाती है? अल्कोहल, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन करने पर निम्न में से किस हार्मोन की कमी होती है दोस्तों? वो होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है दोस्तों। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है। दूसरा HPL, ये अपरा प्लेसेंटा से निकलता है दोस्तों। अपरा प्लेसेंटा से हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, लेक्टोजन निकलता है, अपने SCG निकलता है, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं दोस्तों, इससे निकलता है। बात करते हैं SCG, इसका जो पूरा नाम है, इसका नाम है ह्यूमो कोरोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और यही हार्मोन होता है दोस्तों, यही हार्मोन होता है दोस्तों जिसका उपयोग प्रेगनेंसी टेस्ट में किया जाता है। प्रेगनेंसी सहायक पूछे तो प्रोजेस्टेरोन, और प्रेगनेंसी टेस्ट पूछे दोस्तों तो HCG। HCG इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो HCG होगा दोस्तों। क्या होगा? HCG आंसर इसका होने वाला है। बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। यह हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से निकलता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन, इसे बर्थ हार्मोन, इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन कहा जाता है। इसे लव हार्मोन, इसे बर्थ हार्मोन और इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन भी इसे ही कहा जाता है दोस्तों। याद रखें इसको भी। ये HCG है, ये गर्भनाल जिसे बोलते हैं, प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं, गर्भनाल से निकलता है दोस्तों। गर्भनाल या प्लेसेंटा से निकलता है। किससे निकलता है? गर्भनाल या प्लेसेंटा से निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या में मैंने 9 बताई थी, इनमें भी पूछा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। तो यहां देखते हैं, पहली ग्रंथि आती है अवटु थायराइड ग्रंथि, दूसरी परावटु पैराथायराइड ग्रंथि, तीसरी आती है अधिवृक्क ग्रंथि, उसके बाद आती है पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि। पूछा है अंतःस्रावी, पूछा है अंतःस्रावी। ये थायराइड भी अंतःस्रावी होती है, पैराथायराइड भी अंतःस्रावी होती है, एड्रेनलिन भी अंतःस्रावी का पार्ट है और पीयूष भी अंतःस्रावी का पार्ट है दोस्तों। परंतु इसमें बड़ा एवं छोटा है, तो इसमें बड़ा पूछा है। तो बड़ा पूछा है तो दोस्तों याद रखें, इसके अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और इससे थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन 2 हार्मोन निकलते हैं। इसका जो भार होता है दोस्तों, इसका जो भार होता है दोस्तों 25 से 30 ग्राम होता है दोस्तों, 25 से 30 ग्राम होता है दोस्तों। और ये श्वास नली के, ये श्वास नली के दोनों
दोनों ओर पाई जाती है दोस्तों, श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है दोस्तों, याद रखें इसको। ठीक, इस प्रकार से यह श्वास नली है, इस श्वास नली के दोनों ओर कौन सी ग्रंथि पाई जा रही है? थायराइड ग्रंथि पाई जा रही है। और यह थायराइड ग्रंथि जो जुड़ी होती है, याद रखिए इसका आकार एच आकार का होता है। किस आकार का? इसका आकार पूछा जाता है कि किस आकार की होती है ये, तो आकार इसका आता है अंग्रेजी भाषा के एच आकार का होता है, अंग्रेजी भाषा के एच आकार का। और ये दो लोब होते हैं, दो पिंड होते हैं दोस्तों, ये दो पिंड हैं, अलग अलग पिंड हैं। यहां बीच में श्वास नली आ जाती है दोस्तों, ये बीच में जो झिल्ली पाई जाती है ये इस्तमस झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है दोस्तों? इस्तमस झिल्ली होती है। इस्तमस झिल्ली से ये दोनों पिंड चिपके हुए रहते हैं दोस्तों। थायराइड ग्रंथि किस झिल्ली से चिपकी हुई रहती है? तो इस्तमस झिल्ली पाई जाती है, जिससे दोनों पिंड जो होते हैं चिपके हुए रहते हैं। और ये ग्रंथि जो होती है वो गले में पाई जाती है दोस्तों। कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अग्नाशय का एंडोक्राइन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अग्नाशय पैनक्रियाज दोस्तों। एंडोक्राइन का अर्थ होता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी पार्ट, अंतःस्रावी। मैंने बात की थी कि अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, ये बहिस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। पूछा इसके अंदर के एंडोक्राइन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो गुच्छक कोशिका के द्वारा, पुट्टक कोशिकाओं के द्वारा, एसिनी भाग के द्वारा, लैंगरेंस की द्वीपिकाओं के द्वारा। तो याद रखिए दोस्तों, अग्नाशय के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, अग्नाशय के दो पार्ट होते हैं। जो पार्ट ज्यादा होगा, जो ज्यादा संख्या में होगा, वो पार्ट कहलाएगा दोस्तों एसिनी पार्ट। कौन सा पार्ट कहलाएगा दोस्तों? एसिनी पार्ट कहलाएगा। और इसमें त्रिभुजाकार, टापू नुमा, जैसे टापू होते हैं दोस्तों, द्वीप होते हैं दोस्तों, ऐसी संरचना पाई जाती है दोस्तों। इस ये संरचना जो होती है, यह संरचना कहलाती है लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है दोस्तों, द्वीपिकाएं पाई जाती है दोस्तों। याद रखें, ये जो एसिनी पार्ट है ये बहिस्रावी होता है। ये किसका प्रकार है? बहिस्रावी का प्रकार होता है। बाकी जो लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं होती है वो अंतःस्रावी का पार्ट होता है, अंतःस्रावी का पार्ट होता है दोस्तों। ये 99% होता है दोस्तों, और बाकी 1% पार्ट होता है। 1% जो पार्ट होता है दोस्तों वो होता है लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं का। तो इसमें अंतःस्रावी किसके द्वारा किया जाता है? तो यहां पे कौन सा आंसर होगा दोस्तों? लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। यहां एसिनी जो भाग है वो बहिस्रावी का पार्ट है। अपने को पूछा है केवल अंतःस्रावी का, यहां प्रश्न उल्टा करके पूछता कि बहिस्रावी का पार्ट कौन सा है दोस्तों, तब अपना आंसर हो जाता एसिनी। क्या आंसर हो जाता अपना? एसिनी। फिलहाल इसके लिए आंसर है वो है लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है। याद रखिए, किसके शरीर में? मानव शरीर में। किसका संश्लेषण पूछा है? इंसुलिन का संश्लेषण पूछा है दोस्तों। किसका संश्लेषण पूछा है? इंसुलिन का संश्लेषण पूछा है दोस्तों। तो यहां यकृत में होता है, थायराइड में होता है, अग्नाशय में होता है, या छोटी आंत में होता है। तो यकृत में इंसुलिन का नहीं होता संश्लेषण, यकृत में नहीं होता। थायराइड के अंदर नहीं होता, थायराइड में नहीं होता दोस्तों, थायराइड में भी नहीं होता दोस्तों। बात करते हैं अग्नाशय में। बिल्कुल दोस्तों, अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों, 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिका पाई जाती है। अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन, अल्फा से निकलेगा ग्लूकागोन। बीटा कोशिका से जो निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा इंसुलिन। और जो डेल्टा कोशिका होती है दोस्तों उससे सोमेटोस्टेनिन निकलता है, सोमेटोस्टेनिन निकलता है। तो इसमें मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण कौन सा पार्ट करेगा दोस्तों? अग्नाशय करेगा, अग्नाशय करेगा, अग्नाशय करेगा दोस्तों। और ये जो अग्नाशय में इंसुलिन है वो बीटा कोशिका से निकलता है। कौन सी कोशिका से निकलता है? बीटा कोशिका से निकलता है दोस्तों। बात कर ले छोटी आंत की। छोटी आंत जो होती है, भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? मधुमेह, शुगर की बीमारी दोस्तों। मधुमेह, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है दोस्तों? तो थायरोक्सिन, यह हार्मोन थायराइड से आता है और यह गले में पाई जाती है ग्रंथि थायराइड। कैल्सिटोनिन, यह भी थायराइड ग्रंथि से आता है दोस्तों और गले में पाई जाती है थायराइड, उसी से आता है। बात करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। यह एड्रेनलिन दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। और यहां पे बात हो रही है इंसुलिन की, इंसुलिन की, इंसुलिन की। तो इंसुलिन की क्या हो जाती है दोस्तों?
कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है दोस्तों। इंसुलिन की कमी होने के कारण ग्लूकोज बढ़ जाता है दोस्तों। इंसुलिन की कमी होगी तो कौन बढ़ेगा दोस्तों? ग्लूकोज बढ़ जाता है। ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज बढ़ जाता है दोस्तों, जिसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है अपने को? मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग हो जाता है दोस्तों, मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से एक रोग होता है, इंसुलिन की कमी से रोग होता है जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इंसुलिन की कमी से जो रोग हो रहा है उसे हाइपर ग्लाइसीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। याद रखिए दोस्तों, शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक हार्मोन है दोस्तों। शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। और वृद्धि जो होगी दोस्तों, वो वृद्धि होगी, याद रखिए, यूरियज एक प्रकार का एंजाइम है दोस्तों, हार्मोन नहीं है। एंजाइम है दोस्तों, हार्मोन नहीं है। यूरियज एंजाइम है दोस्तों, और ये एंजाइम है। एंजाइम जो है, याद रखिए दोस्तों, एंजाइम जो ये पहला एंजाइम है जिसकी खोज हुई थी। पहला एंजाइम ये मानव के मूत्र में पाया गया था। कहां पाया गया था दोस्तों? प्रथम एंजाइम है, प्रथम एंजाइम है दोस्तों। प्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा है? यूरियज है। और ये कहां पाया जाता है? मानव के मूत्र में, मानव के मूत्र में पाया जाता है दोस्तों। इसकी खोज की थी दोस्तों बुकनर ने। इसकी खोज की थी दोस्तों बुकनर ने की थी इसकी खोज। जबकि इसको शब्द दिया था एंजाइम कुहन ने इसको शब्द दिया था दोस्तों। खोज करने वाले बुकनर थे, जबकि इस एंजाइम शब्द देने वाले कौन थे? एंजाइम शब्द देने वाले थे कुहने थे दोस्तों। बात करते हैं वृद्धि हार्मोन। पिट्यूटरी का अर्थ होता है दोस्तों पीयूष। पिट्यूटरी का अर्थ होता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। हाँ जी बिल्कुल, वृद्धि हार्मोन जो स्त्रावित होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से टोटल 9 हार्मोन निकलते हैं दोस्तों। तो वृद्धि हार्मोन जिससे होगा वो पीयूष ग्रंथि से होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सिक्रेटिन की। सिक्रेटिन की, ये सिक्रेटिन याद रखिए दोस्तों, ये सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन। एंजाइम पूछे तो यूरियज, हार्मोन पूछे तो सिक्रेटिन, हार्मोन पूछे तो सिक्रेटिन। खोजा गया हार्मोन, खोजा गया हार्मोन। किसने खोज की थी इसकी खोज करने वाले कौन थे? तो खोजकर्ता इसकी थे स्टारलिंग और बेलिस। स्टारलिंग व बेलिस ने की थी इसकी खोज। स्टारलिंग और बेलिस ने की थी दोस्तों इसकी खोज। बात करते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनल जो ग्रंथि है वो अधिवृक्क ग्रंथि से निकल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा पीयूष ग्रंथि के बारे में देख लेते दोस्तों। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क के अग्रभाग में, मस्तिष्क के अग्रभाग में, कौन से भाग में पाई जाती है? मस्तिष्क के अग्रभाग में, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, अग्रभाग में पाई जाती है दोस्तों। और अग्रभाग में भी इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, हड्डी कौन सी होती है? हड्डी पूछता है कई बार एग्जाम में कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क की कौन सी हड्डी में पाई जाती है दोस्तों। तो हड्डी पूछेगा कभी भी आपसे, तो हड्डी पूछे तो कौन सी हड्डी है? आपके स्पिनोइड हड्डी है। कौन सी हड्डी है? स्पिनोइड हड्डी है। स्पिनोइड हड्डी में पाया जाता है दोस्तों। और इसमें गुहा पूछेगा, कैविटी पूछेगा कि कौन सी गुहा में पाई जाती है दोस्तों। तो यहां पे सेला टर्सिका नामक गुहा में पाई जाती है। सेला टर्सिका नामक गुहा में पाई जाती है। सेला टर्सिका नामक गुहा में पाई जाती है। तो जो पीयूष जो ग्रंथि होती है इसका आकार मटर के दाने जैसा होता है। मटर के दाने जैसा, मटर के दाने जैसा आकार कभी पूछा जाता है तो मटर के दाने जैसा इसका आकार होता है दोस्तों। इसका जो भार होता है 0.3 से लेके 0.4 ग्राम होता है। और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी। सबसे बड़ी थायराइड अंतःस्रावी पूछे तो सबसे छोटी अंतःस्रावी, सबसे छोटी अंतःस्रावी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है दोस्तों? ग्रंथि है आपके पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भोजन में आयोडीन की कमी से जनित रोग होता है। आयोडीन की कमी से, याद रखना, आयोडीन की कमी से जनित रोग पूछा जा रहा है दोस्तों। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? और अक्सर स्टूडेंट यही गलती कर देता है क्योंकि वो थायरोक्सिन वाले रोगों में और आयोडीन वाले रोगों में फर्क नहीं कर पाता है दोस्तों, फर्क नहीं कर पाता है दोस्तों। तो जांच करते हैं यहां पे किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से पूछा है दोस्तों। तो यहां पे पहले देखते हैं घेंगा, रिकेट्स,
रक्तक्षीणता और क्रिटेनिज्म। तो पहला आता है क्रिटेनिज्म। ये जो क्रिटेनिज्म है इसका अर्थ होता है दोस्तों मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि रोग या जड़ मानवता रोग भी इसे कहा जा सकता है दोस्तों, याद रखें इसको। क्रिटेनिज्म, मंद बुद्धि या जड़ मानवता, ये जो रोग होता है ये बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ये रोग होता है दोस्तों। यहां पे बात करते हैं तो रक्तक्षीणता यानी कि एनीमिया, एनीमिया रोग किससे होता है दोस्तों? तो लोहे तत्व की कमी से, मुख्यतः लोहे तत्व की कमी से हो रहा है दोस्तों। बाकी ये विटामिन की कमी से भी होता है दोस्तों, विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से भी रक्त में एनीमिया जो रोग होता है वो अलग अलग प्रकार का एनीमिया होता है। लेकिन यहां पे अपन सामान्य तौर पे बात करते हैं तो केवल लोह तत्व की बात होती है। बात करते हैं रिकेट्स, रिकेट्स हड्डियों का आकार मुड़ जाता है दोस्तों, हड्डियों का आकार मुड़ जाता है। इसमें कौन सा है दोस्तों? हड्डियां डी। उसके बाद आता है घेंगा, गोइटर, या इसे ही कह सकते हैं गलगन। कौन सा रोग? गलगन रोग कहा जा सकता है दोस्तों। घेंगा, गोइटर, गलगन रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। यह रोग केवल इसमें ज्यादा जो होता है पहाड़ी क्षेत्र में होता है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इस कारण यह रोग पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इस कारण इस घेंगा रोग को, गोइटर रोग को एंडेमिक रोग भी कहा जाता है। किस रोग को एंडेमिक नाम से जानते हैं? तो घेंगा, गोइटर, गलगन रोग को एंडेमिक रोग भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सा रोग कहा जाता है? एंडेमिक रोग भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इस गलगन रोग में, गोइटर रोग में गला है जो बिल्कुल सूजन आ रखी है गले के अंदर, याद रखिए। देखिए इस तरह से गला हो जाएगा, गलसवा जो रोग है इस तरह से हो जाता है दोस्तों। बात करते हैं आंत्र उपकला में श्लेष्मा, श्लेष्मा म्यूकस स्त्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? म्यूकस का स्त्राव करने वाली, श्लेष्मा का स्त्राव करने वाली कोशिका कौन सी है आंत्र उपकला उत्तर में? तो याद रखिए दोस्तों, आइजेटिक कोशिका, गोबलेट कोशिका, 4-5 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक होती है आइजेटिक, आइजेटिक, आइजेटिक। उसके बाद है गोबलेट कोशिका, गोबलेट कोशिका। उसके बाद है चीप कोशिका, चीप कोशिका, चीप कोशिका। उसके बाद है गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज दोस्तों, लाइपेज। याद रखें दोस्तों, आइजेटिक कोशिका जो होती है वो HCl का स्त्राव करती है, HCl का स्त्राव करती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है। उससे बचाने हेतु, जलन से बचाने हेतु वो कौन सा स्त्राव करती है? गोबलेट, श्लेष्मा का चिपचिपा आवरण जो होता है उसका स्त्राव करती है दोस्तों। ये चीप और गैस्ट्रिक लाइपेज ये दोनों संयुक्त रूप से पेप्सिनोजन और रेनिन का, पेप्सिनोजन और रेनिन का, पेप्सिनोजन और रेनिन का स्त्राव करती है दोस्तों, पेप्सिनोजन और रेनिन का स्त्राव करती है। इसका जो आंसर होने वाला है अपना कि श्लेष्मा पूछा दोस्तों, तो श्लेष्मा करती है गोबलेट कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं। आइजेटिक कोशिकाएं केवल HCl का स्त्राव करती है, HCl का स्त्राव करती है। बाकी किस गैस्ट्रिक लाइपेज और चीप कोशिकाएं पेप्सिनोजन और रेनिन का स्त्राव करती है दोस्तों, पेप्सिनोजन और रेनिन का। नेक्स्ट प्रश्न, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक, याद रखने प्रतिस्कंदक, याद रखें दोस्तों। स्कंदक पूछा तो जमाने वाला, स्कंदक पूछे तो जमाने वाला, लेकिन प्रतिस्कंदक पूछा जाता है तो जमाने से रोकने वाला, जमाने से रोकने वाला। तो रुधिर को जमाने से रोकने के लिए कौन करता है भैया? रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संक्रियण को रोकता है। प्रोथ्रोम्बिन है जो जमाने वाला कारक है, यह स्कंदक कारक है, लेकिन अपने को प्रतिस्कंदक बताना है, अपने को प्रतिस्कंदक बताना है दोस्तों। तो इसमें से ये जो प्रतिस्कंदक है, फाइब्रिन, हिस्टामिन, हैगमैन कारक वगैरह, ये सभी किसमें आ जाएंगे दोस्तों? प्रतिस्कंदक में आ जाए, सॉरी इसमें स्कंदक में आ जाएंगे दोस्तों। बचता है अपना हिपेरिन, बचता है अपना हिपेरिन। ये प्राकृतिक कारक है। कैसा है ये? प्राकृतिक, याद रखिए दोस्तों, प्राकृतिक रुधिर प्रतिस्कंदक कारक है, प्राकृतिक रुधिर प्रतिस्कंदक कारक है, स्कंदक कारक है,
याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। कैसा कारक? ये प्राकृतिक, ईश्वर ने पहले से भेजा है, ईश्वर ने पहले से दे रखा है अपने को, इसलिए इसे प्राकृतिक रुधिर प्रतिस्कंदक कारक बोला जाता है। अगर कृत्रिम की बात हो कि कृत्रिम रुधिर प्रतिस्कंदक, तो कृत्रिम कभी भी पूछ ले, कृत्रिम कभी भी पूछ ले तो आएगा आपका आंसर हीरोडिन, आएगा आंसर आपका हीरोडिन। हीरोडिन जो होता है वो कृत्रिम रूप से बनाया गया रुधिर प्रतिस्कंदक कारक होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं वे क्या कहलाती हैं? रक्त कोशिकाएं। यहां एरिथ्रोसाइट से मतलब है दोस्तों आरबीसी। क्या है दोस्तों? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है दोस्तों ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट यह है प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, बिंबाणु, पट्टिकाणु इनसे जाना जाता है। और प्लाज्मा ये रुधिर का घटक है दोस्तों, प्लाज्मा रुधिर का घटक है दोस्तों। ये प्लाज्मा तरल भाग है रुधिर का, तरल भाग है रुधिर का। ये लगभग 55% भाग का रुधिर का निर्माण करता है, शेष 45% भाग का निर्माण जो करते हैं वो रक्त कणिकाएं करती है दोस्तों। तो अपने को पूछा है कि रक्त कोशिका में सूक्ष्म जीव अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित करने का, सुरक्षा देने का कार्य कौन कर रहा है? रोगों से लड़ने का काम कौन कर रहा है? तो वो शरीर का सैनिक जो कहलाती है वो कहलाती है डब्ल्यूबीसी। तो ल्यूकोसाइट जो होती है वो बाहरी पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है और इन्हीं को शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, सोल्जर ऑफ बॉडी, सैनिक भी कहा जाता है दोस्तों, सैनिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? जैसे कि पहाड़ों पे चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, तो अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में कि आकार में ऐसा क्या बदलाव आता है उसके बारे में अपन स्टेटमेंट पढ़ेंगे दोस्तों। आइए, पहला स्टेटमेंट है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में या लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है या आकार छोटा हो जाता है, का आकार या की संख्या बढ़ जाती है या संख्या घट जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में भ्रमण के लिए जाता है, तो उसकी आरबीसी की संख्या क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी संख्या बढ़ जाती है दोस्तों, आरबीसी संख्या बढ़ जाती है। पहाड़ों इलाकों में जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। और इसी रोग को पॉलीसाइथीनिया कहा जाता है, पॉलीसाइथीनिया कहा जाता है, पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है दोस्तों, पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है दोस्तों। अगर आरबीसी बढ़ गई तो पॉलीसाइथीमिया, लेकिन आरबीसी घट गई, आरबीसी अगर घट जाती है, आरबीसी अगर घट जाती है दोस्तों तो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी बढ़े तो पॉलीसाइथीनिया, उसके बाद अगर संख्या घट जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी आरबीसी का जीवन काल कुल मिला के 120 दिन होता है दोस्तों। उसके बाद वो कहां जाकर जमा हो जाती है, किस अंग में जाके जमा हो जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, 120 दिन पूरे हो जाते हैं आरबीसी के। जब 120 दिन के बाद भगवान के घर का बुलावा आता है दोस्तों, तो वहां आरबीसी किसी एक अंग में, इनमें से जाकर सिक्कों की भांति जमा हो जाती है, सिक्कों की भांति जमा हो जाती है। कौन जमा हो जाती है? आरबीसी जमा हो जाती है दोस्तों, सिक्कों की भांति। इस सिक्कों की भांति जमा होने को रोलेक्स फॉर्मेशन कहा जाता है दोस्तों, रोलेक्स फॉर्मेशन कहा जाता है, रोलेक्स फॉर्मेशन कहा जाता है दोस्तों। और किस अंग में जाकर यह जमा हो जाती है दोस्तों? तो क्या यकृत में जाती है, क्या पलीहा स्प्लीन में जाती है, या ब्रेन में जाती है, या हार्ट में, हृदय में जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, आरबीसी का कभी भी आपको क्या पूछे, कब्रिस्तान, शमशान घाट जिसे बोलते हैं, उसे पूछा जाता है आपको, तो वो होगा आपका पलीहा, पलीहा होगा दोस्तों। आरबीसी का कब्रिस्तान कहां होगा? पलीहा। वहां आरबीसी सिक्कों की भांति जमा हो जाती है दोस्तों। याद रखें, पलीहा को शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है, शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है। रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो शरीर का जो ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है दोस्तों किसको? पलीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है, किसकी संख्या पूछिए दोस्तों? आरबीसी की। और सामान्य संख्या पूछिए दोस्तों कितने मिलियन में दिया दोस्तों? 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर 10 लाख।
कितने लाख दोस्तों? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं दोस्तों। तो यहां पूछा है कि एक पुरुष में वयस्क पुरुष की बात हो रही है दोस्तों, और आरबीसी की सामान्य संख्या जो होती है वो होती है, सामान्य लाख की बात करूं तो 50 से 55 लाख घन, 50 से 55 लाख प्रति एम क्यूब होती है दोस्तों। यहां पे याद करना, तो 50 से 55 लाख, तो 1 मिलियन में 10 लाख हो रही है दोस्तों, तो 5 मिलियन में 50 लाख हो जाएगी दोस्तों। तो यहां पे आपका जो आंसर निकलने वाला है वो निकलना है 5 मिलियन। और अगर लाखों में कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है तो 50 से 55 लाख प्रति एम क्यूब, या इसे बोल सकते हैं अपन घन भी कह सकते हैं दोस्तों। याद रखें, तो सामान्य संख्या आपकी ये होगी। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में तुलना में क्या होती है? बराबर होती है, या ज्यादा होती है, या कम होती है, या परिवर्तनशील होती है दोस्तों, या परिवर्तनशील होती है दोस्तों। तो इसमें याद रखिए दोस्तों, मैंने कहा कि आरबीसी की संख्या और डब्ल्यूबीसी की संख्या पूछिए कि कौन ज्यादा और कौन कम होता है। तो मैंने कहा आरबीसी की संख्या होती है 50 से 55 लाख पुरुष के अंदर, 40 से 45 लाख MMQ महिलाओं के अंदर। लेकिन यहां पे पूछा है कि डब्ल्यूबीसी जो होती है 8 से लेकर 11,000 प्रति घन होती है, 8 से 11,000 प्रति घन होती है दोस्तों। तो यहां पे पूछा, कभी भी प्रश्न आ जाता है कि आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, तो 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है दोस्तों, 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है दोस्तों। तो याद रखें, यहां पर सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में, लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होती है दोस्तों? कम होती है कि ज्यादा होती है? क्या होती है दोस्तों? तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। किसकी संख्या कम होती है? श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में। किसकी तुलना में? लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है। मानव रक्त का रंग लाल होता है। यहां सीधा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, बच्चा इसका आंसर दे देता है दोस्तों। याद रखें, मानव का रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबुलिन के कारण, या हीमोसाइनिन के कारण। याद रखिए दोस्तों, हीमोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? तो इसमें जो आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण होगा दोस्तों। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। लेकिन प्रश्न को यहां पे चेंज किया जाता दोस्तों, और पूछ लिया जाता कि मानव रक्त का रंग लाल होने का कौन सा कारण है, मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण में दोस्तों फिर हीमोग्लोबिन नहीं आता आंसर में। क्या नहीं आता दोस्तों? हीमोग्लोबिन नहीं आता। कारण क्या है कि हीमोग्लोबिन जो होता है बैंगनी रंग का वर्णक होता है, इसमें बैंगनी रंग का होता है दोस्तों। इसके साथ क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है दोस्तों। जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी दोस्तों तो HbO2 इसका निर्माण हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो गया दोस्तों। इस कारण कभी भी मुख्य कारण पूछे तब हीमोग्लोबिन ना करके आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन करना है दोस्तों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन करना है। बाकी साधारण कारण जब भी पूछे तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा? तो हमारे ब्लड में एक धातु पाई जाती है दोस्तों। कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? तो कैल्शियम पाई जाती है दोस्तों, लोहा आयरन पाया जाता है दोस्तों, सोडियम Na पाया जाता है दोस्तों, या पोटेशियम K पाया जाता है दोस्तों। तो निम्न में से जो लोहा है दोस्तों, याद रखें, लोहा जो होता है या कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों, या सोडियम पाया जाता है दोस्तों, या फिर पोटेशियम पाया जाता है दोस्तों। तो लोहा जो धातु है ये रक्त में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में लोहा नामक धातु पाई जाती है दोस्तों। और ये एक तरह से हीमोग्लोबिन जो होता है गैसों का आदान प्रदान करता है दोस्तों। ये श्वसनीय वर्णक भी कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन श्वसनीय वर्णक भी कहलाता है, श्वसनीय वर्णक भी कहलाता है दोस्तों, श्वसनीय वर्णक भी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? यह देखो वापस वही प्रश्न आ गया दोस्तों, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? श्वसन वर्णक अभी मैंने बताया था कि रक्त में गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि का परिवहन करने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? हीमोसाइनिन कर रहा है, हीमोलाइसिन कर रहा है, बी कैरोटीन कर रहा है, या हीमोग्लोबिन कर रहा है? तो सीधा सीधा इसका आंसर जो निकलेगा दोस्तों हीमोग्लोबिन कर रहा है। बात करते थे हीमोसाइनिन, बात करते हैं हीमोसाइनिन, बात करते हैं हीमोसाइनिन। इसका अलग होगा दोस्तों,
इसमें देखना दोस्तों, हीमोलाइसिन जो होता है, हीमो जो लाइसिन होता है, ये सांप दंश या मलेरिया दंश में आरबीसी को हाइपरटोलिक विलियन में रखा जाता है, जिससे आरबीसी की झिल्लियां फट जाती है और हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है दोस्तों। इस प्रक्रिया को हीमोलाइसिन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? हीमोलाइसिन कहा जाता है। यह बी कैरोटिनॉइड यकृत में रेटिनॉल में बदलता है दोस्तों। यह आंखों के लिए प्रकाश का वगैरह का ज्ञान कराने के काम आता है दोस्तों। तो यहां पे इसका जो आंसर निकलेगा दोस्तों, यह निकलेगा दोस्तों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कुल कितना रक्त होता है? सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त का कितना % जो हो रहा है, याद रखिए दोस्तों। तो रक्त जो होता है सामान्य व्यक्ति में वो 5 से 6 लीटर होता है, 3 से 4 लीटर होता है, 8 से 10 लीटर होता है और 10 से 12 लीटर होता है। 10 से 12 लीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? तो ए जो आंसर होगा 5 से 6 लीटर रक्त सामान्य मनुष्य में पाया जाता है दोस्तों। 5 से 6 लीटर रक्त मनुष्य में पाया जाता है दोस्तों। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? एक स्वस्थ वयस्क पुरुष की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? पुरुष की बात हो रही है। यहां पे हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग में पूछा है दोस्तों, कितनी होती है? तो 22 से 28 ग्राम प्रति 100 ml, या 6 से 8 ग्राम प्रति 100 ml, या 13 से 18 ग्राम प्रति 100 ml, या 19 से 22 ग्राम प्रति 100 ml। तो यहां पे याद रखें दोस्तों, यहां पे याद रखें दोस्तों, यहां पे याद रखें कि पुरुष की कभी भी पूछे तो यहां पे 16 से 18 ग्राम प्रति 100 ml होती है, प्रति 100 ml होती है। सामान्य संख्या की बात कर रहा हूं दोस्तों। और महिला की कभी भी पूछे तो 12 से 14 ग्राम, 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml होती है दोस्तों, प्रति 100 ml होती है दोस्तों। तो यहां पे अपना जो राइट आंसर जाने वाला है दोस्तों 13 से 18 ग्राम जाता है, 13 से 18 ग्राम जाता है। सामान्य इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, आरएच कारक संबंधित है। अच्छा, आरएच कारक विशेष प्रकार की प्रोटीन है दोस्तों, रक्त में ही पाई जाती है दोस्तों। ये इसका सीधा सीधा आंसर मिल जाता है आपको। आपने कई कक्षाओं में सुना भी होगा, पहले पढ़ा भी होगा कि आरएच कारक खोज करने वाला कौन, किस जीव में खोज हुई, इस प्रकार के प्रश्न भी आपने पहले सुने होंगे। तो आरएच कारक का संबंध क्या लार से है, रक्त से है, लसिका से है या मूत्र से है? तो सीधा संबंध किससे है? आरएच कारक का रक्त से है, रक्त से है। इसी कारण किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निकलता है, किसी का नेगेटिव निकलता है। तो आरएच कारक जिसमें उपस्थित होगा दोस्तों वो पॉजिटिव, जिसमें आरएच कारक अनुपस्थित होगा तो उसके हिसाब से वो नेगेटिव। तो आरएच कारक के हिसाब से जीव 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जीव 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक आरएच पॉजिटिव और एक आरएच नेगेटिव दोस्तों, एक आरएच नेगेटिव। आरएच कारक का एक प्रतिजन है जिसकी सतह पर पाया जाता है। आरएच कारक एक प्रतिजन है जो किसकी सतह पर पाया जाता है? तो यह डब्ल्यूबीसी की सतह पर पाया जाता है, या फिर आरबीसी की सतह पे पाया जाता है, या फिर प्लेटलेट जो बिंबाणु जिसे बोलते हैं, प्लेटलेट बोलते हैं अपन, उसकी सतह पे पाया जाता है, या लिम्फोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है दोस्तों। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट वगैरह, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट वगैरह जो होगी ये इसी का प्रकार है दोस्तों। तो लिम्फोसाइट जो है, याद रखिए दोस्तों, लिम्फोसाइट जो है वो आकार में, किसमें? आकार में लिम्फोसाइट जो होती है आकार में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, आकार में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है दोस्तों, आकार में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। और आकार में बात करते हैं सबसे बड़ी, तो बड़ी बात करेंगे मोनोसाइट। कौन सी होती है दोस्तों? मोनोसाइट होती है। तो इस समय जो प्रतिजन पाया जाता है, आरएच कारक प्रतिजन उपस्थित होता है, वो लाल रुधिर कणिका पे, लाल आरबीसी पे पाया जाता है दोस्तों, आरबीसी पे पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रकार पाया जाएगा लाल रुधिर कणिका है दोस्तों, जिस पे ये प्रतिजन उपस्थित होगा, जिस पे ये प्रतिजन उपस्थित होगा वो आरएच फैक्टर उपस्थित होगा, वो सभी रोग ब्लड ग्रुप में कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे दोस्तों, पॉजिटिव होंगे। और जिस पे ये प्रतिजन नहीं पाया जाएगा, यानी माइनस नहीं पाया जाएगा, तो वो कैसे होंगे? नेगेटिव, ऋणात्मक होंगे दोस्तों। जिन पे ये पाया जाता है वो पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, जिन पे नहीं पाया जाता वो नेगेटिव होते हैं दोस्तों। और ये जो पाया जाता है वो आरबीसी पे पाया जाता है। किस पे पाया जाता है दोस्तों? आरबीसी पे पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न,
आरच कारक की खोज किसने की? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आरच कारक की खोज किसने की है? आरच कारक की खोज सबसे पहले बता देता हूं मैं आपको कि आरच कारक की खोज के लिए जो जीव था, जंतु था, वो था बंदर, वो था बंदर, बंदर। और बंदर जो था वो कौन सा था? मकाकारिसस नामक बंदर, मकाकारिसस नामक बंदर। कौन सा बंदर दोस्तों? मकाकारिसस नामक बंदर, मकाकारिसस नामक बंदर था, इसमें इसकी खोज हुई थी। और याद रखें, मकाकारिसस नामक बंदर का जो क्लोन होता है दोस्तों, क्लोन जो होते हैं जैसे भेड़ का क्लोन डोली कहलाता है दोस्तों, उसी प्रकार याद रखिए दोस्तों, मकाकारिसस बंदर का जो क्लोन होता है वो टेट्रा कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? टेट्रा, टेट्रा कहलाता है दोस्तों। मकाकारिसस बंदर का जो क्लोन होता है वो टेट्रा कहलाता है। बात कर लेते हैं आरक कारक की खोज करने वाले की। हैकल ने की थी क्या दोस्तों? नहीं। हैकल ने किसकी खोज की थी दोस्तों? हैकल ने जो खोज की थी, हरित लवक की खोज की थी, हरित लवक की खोज की थी। याद रखना दोस्तों, हरित लवक की खोज की थी। प्लास्टिड जो लवक होते हैं उनकी खोज करने का श्रेय भी किसे जाता है? हैकल को जाता है दोस्तों। बात करते हैं अपन लैंड स्टीनर एवं विनर की। जी हां दोस्तों, लैंड स्टीनर और विनर की। तो यहां पे इसकी खोज करने वाले कौन है? लैंड स्टीनर और विनर है। लैंड स्टीनर और विनर ने मकाकारिसस बंदर में किसकी खोज की? आरच कारक की खोज की दोस्तों। बात करते हैं डार्विन की। डार्विन की पुस्तक कौन सी है दोस्तों? डार्विन की पुस्तक कौन सी आएगी दोस्तों? यहां डार्विन की पुस्तक कभी भी आपसे पूछ ले, याद रखना, डार्विन की पुस्तक पूछ ले तो जातियों की उत्पत्ति, जातियों की उत्पत्ति, जातियों की उत्पत्ति, ये पुस्तक किसकी है? यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? ये डार्विन की पुस्तक है दोस्तों, डार्विन की पुस्तक है। बात करते हैं डी कॉस्टेलो की। डी कॉस्टेलो की याद रखिए दोस्तों, अगर रुधिर समूह की खोज पूछी जाती है, रुधिर समूह की खोज पूछी जाती है दोस्तों, तो कार्ल लैंड स्टीनर है। रुधिर समूह ए, बी और ओ के खोज करता है केवल, याद रखें, ए, बी, ओ के खोज करता कौन है? लैंड स्टीनर है। लेकिन आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि इसकी खोज किसकी भैया? ए, बी की खोज करने वाले कौन है? रक्त समूह ए बी की खोज करने वाले, ए बी की खोज करने वाले कौन है दोस्तों? डी कॉस्टेलो हैं। बाकी सब की खोज किसने की थी दोस्तों? लैंड स्टीनर ने की थी। केवल ए बी स्पेशल पूछा जाता है तो कौन होगा? डी कॉस्टेलो होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? याद रखें दोस्तों, सार्वभौमिक दाता, सभी को देने वाला, सभी को देने वाला ऐसा रक्त समूह कौन सा है? तो क्या ओ नेगेटिव है, या ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, या ए बी पॉजिटिव है? याद रखिए दोस्तों, इसको स्पेशली प्रश्न है छोटा सा। सामान्य तौर पे अपने को पता है कि ओ जो होता है सभी को देने वाला सार्वत्रिक दाता समूह होता है, लेकिन ओ में भी कौन सा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है दोस्तों? पॉजिटिव है या नेगेटिव है दोस्तों? तो यहां पे याद रखें दोस्तों, जो सार्वभौमिक दाता होता है ओ होता है, और ओ के अंदर भी कौन होता है दोस्तों? ओ नेगेटिव होता है दोस्तों, ओ नेगेटिव होता है दोस्तों, याद रखें इसको। बी पॉजिटिव याद रखना, संसार में सर्वाधिक लोग, संसार में सर्वाधिक लोग जो होंगे बी पॉजिटिव के होंगे। संसार में सर्वाधिक लोग जो होते हैं बी पॉजिटिव के होते हैं दोस्तों। किसके होते हैं दोस्तों? बी पॉजिटिव के होते हैं। और संसार में सबसे कम लोग, सबसे कम लोग, सबसे कम लोग किसके होंगे दोस्तों? वो होंगे ओ नेगेटिव के। तो प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि संसार में सर्वाधिक लोग किस ब्लड ग्रुप के पाए जाते हैं? सर्वाधिक पूछिए तो बी पॉजिटिव। सबसे कम लोग किस रक्त समूह के पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखें ओ नेगेटिव के। और इसी ओ नेगेटिव को याद रखें दोस्तों, सार्वत्रिक दाता भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत का चयन कीजिए। बेमेल या असंगत जो गलत है, त्रुटिपूर्ण है, उसका अपने को चयन करना है दोस्तों। यहां पे आ रहा है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, तीनों याद रखना डीपीटी का टीका। डिप्थीरिया में भी कौन सा टीका लगता है? डीपीटी का। उसके अंदर पर्टुसिस से काली खांसी, कुकर खांसी, 100 दिन तक खांसी चलती है दोस्तों इस रोग में। पर्टुसिस के अंदर याद रखना बार्टिशोला पर्टुसिस इसके द्वारा होता ही है। और यह जो टिटेनस है क्लास्ट्रोडियम टिटोनी के द्वारा होता है दोस्तों। तो इसका याद रखें दोस्तों, यह क्या टीका है क्या? डीपीटी, बिल्कुल सही बात है। असंगत तो चुनना है अपने को, तो डीपीटी टीका होता है, बिल्कुल होता है डीपीटी टीका। डोट्स किससे संबंधित है? याद रखिए दोस्तों, डोट्स किससे संबंधित है? तो डोट्स जो संबंधित है वो क्या क्षय रोग या टीबी से संबंधित है? किससे संबंधित है? टीबी कह दो या तपेदिक कह दो, एक ही बात है दोस्तों। टीबी कह दो या तपेदिक कह दो, एक ही बात है दोस्तों। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट
शॉर्ट थेरेपी, शॉर्ट थेरेपी, शॉर्ट थेरेपी, याद रखिए दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी। किसके लिए पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों? WHO ने यह पद्धति टीबी रोग के लिए अपनाई थी। इसके तहत दोस्तों 5 प्रकार की औषधियां दी जाती है। कितने प्रकार की औषधियां दी जाती है दोस्तों? 5 प्रकार की औषधियां दी जाती है। वजन कम हो जाता है दोस्तों, याद रखिए इसमें वजन कम हो जाता है दोस्तों, और हड्डियों में एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। हड्डियों में इस रोग में एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। प्रोटीन का निर्माण किस में होता है दोस्तों? हड्डियों में होता है। हड्डियों में उस प्रोटीन का नाम है दोस्तों ट्यूबरलिन। ट्यूबरलिन प्रोटीन है दोस्तों। कौन सी प्रोटीन है? ट्यूबरलिन प्रोटीन है दोस्तों, याद रखें इसको भी। उसके बाद होता है AB पॉजिटिव। क्या सर्वदाता होता है? क्या एड्रेनलिन एक हार्मोन है क्या? बिल्कुल दोस्तों, एड्रेनलिन अधिवृक्क ग्रंथि से, जिसको किडनी जो होती है उससे निकलने वाला हार्मोन है। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, और ये भी आपका सही है। लेकिन असंगत पूछा है दोस्तों, तो AB पॉजिटिव तो क्या होता है? सार्वत्रिक ग्राही होता है दोस्तों, सभी से लेने वाला हो दोस्तों। यहां देने वाला तो कौन होता है? O नेगेटिव होता है दोस्तों, O नेगेटिव होता है दोस्तों। तो अपना आंसर हो जाएगा से, तीसरा ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसके निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? याद रखिए दोस्तों, कई बार इमरजेंसी में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है जिसमें रोगी का अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है दोस्तों। रोगी का अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण जैसे इमरजेंसी में अपन हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को लेकर आते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर बिना देर किए ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप का जो खून है उस रोगी के लिए स्थानांतरित करेगा उसके वेंस के अंदर, तो कौन सा करेगा दोस्तों? बिना जांच पड़ताल के। इतना समय नहीं है, इतना अगर होता समय तो रोगी कब का ही निपट चुका होता दोस्तों, याद रखें इसको। तो यहां पे समय नहीं है डॉक्टर के पास रक्त की जांच करने का, तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ऐसा ABRH है, यानी AB नेगेटिव है, या AB पॉजिटिव है, यहां पे O पॉजिटिव है, या O नेगेटिव है। तो याद रखिए दोस्तों, जब किसी का ब्लड ग्रुप पता करना संभव न हो, जल्दीबाजी का काम हो, तो डॉक्टर बिना सोचे समझे शुद्धिकृत किया हुआ O नेगेटिव ब्लड ग्रुप बिना सोचे समझे चढ़ा देगा दोस्तों। कौन सा ब्लड ग्रुप? O नेगेटिव ब्लड ग्रुप बिना सोचे समझे चढ़ा देगा डॉक्टर। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है दोस्तों? हृदय से संबंधित अध्ययन, जो बीमारी से अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ जो हार्ट की होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखें, कार्डियोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी, हिमेटोलॉजी या ऑप्थेल्मोलॉजी। याद रखिए दोस्तों, कार्डियोलॉजी जो शब्द होता है वो किससे संबंधित है? यहां लॉजी शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। याद रखिए दोस्तों, कहीं भी लॉजी शब्द दिखे उसका अर्थ होता है अध्ययन दोस्तों। तो कार्डियोलॉजी, इसका संबंध किससे है दोस्तों? हृदय से है दोस्तों। किससे है दोस्तों? हृदय से है दोस्तों, याद रखें इसका अध्ययन। ऑस्ट्रियोलॉजी, इसका संबंध जो है हड्डियों से है दोस्तों। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है दोस्तों, ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। बात करते हैं हिमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, आंख का अध्ययन, नेत्र का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? नेत्र का जो अध्ययन होता है वो ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। अपना जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है फर्स्ट, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? याद रखिए दोस्तों, विश्व का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला व्यक्ति कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से ध्यान दे दोस्तों। पहला ऑप्शन है DS पेंटल ने, CN बर्नार्ड ने, P वेणुगोपाल ने, PK सेन ने। याद रखिए दोस्तों, ये PK सेन साहब थे, इन्होंने भी ट्रांसप्लांट किया था लेकिन असफल रहे दोस्तों, सफल नहीं रहे, असफल रहे दोस्तों। याद रखें इसको। P वेणुगोपाल साहब ने भी हृदय ट्रांसप्लांट किया, बर्नार्ड साहब ने भी हृदय ट्रांसप्लांट किया था दोस्तों, सब ने ट्रांसप्लांट किया था दोस्तों। लेकिन पूछा क्या है? सफल, पहला और सफल पूछा दोस्तों, पहला और सफल पूछा है दोस्तों। तो याद रखें, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था? सबसे पहला हृदय ट्रांसप्लांट किया था दोस्तों। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला हृदय ट्रांसप्लांट किया था दोस्तों। और ये दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में किया था दोस्तों। कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा है भैया? कौन सा है सिटी? केपटाउन सिटी है। कौन सी सिटी है? केपटाउन सिटी में किया था दोस्तों, केपटाउन सिटी में किया था दोस्तों। और पेशेंट का नाम था लुइस वास्केंस्की पेशेंट का नाम था दोस्तों।
बात कर लेते हैं यहां पे पी वेणुगोपाल की। यहां विश्व का पूछा है, पहला विश्व का है, पहला है, लेकिन अगर भारत की पूछे कि भारत में सबसे पहला हृदय ट्रांसप्लांट करने वाला व्यक्ति कौन था, भारत में सर्वप्रथम हृदय ट्रांसप्लांट करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका पी वेणुगोपाल। भारत में पूछे आपसे कभी भी कि भारत का प्रथम हृदय ट्रांसप्लांट करने वाला व्यक्ति कौन था भैया, भारत का पूछे तो याद रखें दोस्तों पी वेणुगोपाल, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। इन्होंने दिल्ली एम्स में, कहां पे किया दोस्तों, दिल्ली एम्स में ये हृदय ट्रांसप्लांट किया था दोस्तों। बात थी 3 अगस्त 1994 की, 3 अगस्त 1994 को ये हृदय ट्रांसप्लांट हुआ था दोस्तों, दिल्ली में किया गया था दोस्तों। और पेशेंट जो था 42 वर्ष की उम्र का था, और पेशेंट का नाम था दोस्तों देवीराम। 42 वर्ष का कौन था दोस्तों, देवीराम नाम का पेशेंट था दोस्तों, याद रखें। मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है, कौन सी ग्रंथियां पूछ रहे हैं, तेलीय ग्रंथियां, त्वचा की ग्रंथियां पूछ रहे हैं। तो ग्रंथियां इसमें किस प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती है दोस्तों 3 प्रकार की होती है, एक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। एक्राइन का अर्थ होता है दोस्तों अंश स्त्रावी। कौन सी ग्रंथियां, अंश स्त्रावी। इसमें कोशिका जल की हानि नहीं होती, ना के बराबर होती है दोस्तों। क्या होती है, ना के बराबर होती है। जैसे अश्रु, लार आना, अश्रु का आना, ये सभी कौन सी ग्रंथियां हैं, एक्राइन है, अंश स्त्रावीय है दोस्तों। यहां तेलीय ग्रंथियां पूछा है अपने से। उसके बाद देखो दोस्तों होलोक्राइन को बोला जाता है पूर्ण स्त्रावी। कौन सी ग्रंथियां, पूर्ण स्त्रावी ग्रंथियां बोला जाता है दोस्तों। इसमें कोशिका द्रव्य की हानि होती है दोस्तों, इसमें हानि होती है दोस्तों। फिर पूछा जाता है एपोक्राइन, इसका अर्थ होता है दोस्तों अपस्त्रावी। क्या होता है दोस्तों, अपस्त्रावी। और इनमें पहले पदार्थ संचित होता है, बाद में स्त्रावित होता है। जैसे कि दुग्ध ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां किसका प्रकार है, अपने अपस्त्रावी का प्रकार है दोस्तों। दुग्ध ग्रंथियां अपस्त्रावी का प्रकार होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है से होलोक्राइन, पूर्ण स्त्रावी इसका आंसर होने वाला है दोस्तों। किस पदार्थ का रक्तदान में स्कंद रोधी की तरह उपयोग किया जाता है। जैसे ही ब्लड लिया जाता है दोस्तों 1 यूनिट बराबर 350 ml माना जाता है। हालांकि 2 यूनिट चलते हैं, 450 ml में भी चलता है, लेकिन वजन वगैरह किसी कारणवश अपन क्या मान के चलेंगे दोस्तों, 350 ml रक्त चलता है दोस्तों। 1 यूनिट बराबर 350 ml, 350 ml रक्त होता है दोस्तों। तो इसमें पूछा है कि रक्तदान में स्कंद रोधी जमने से रोकने के लिए, रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम कार्बोनेट। तो याद रखिए दोस्तों रक्तदान में इस रक्त को जमने से रोकने के लिए दोस्तों 3 चीजें मिलाई जाएगी। कौन सी चीजें, याद रखिए दोस्तों, इसमें जो अपना आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है सोडियम सिट्रेट जो होने वाला अपना आंसर होगा। तो 3 चीजें कौन सी है, सोडियम सिट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेज या डेक्सट्रिन भी इसे बोला जाता है दोस्तों। और एक मिलाया जाता है EDTA, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। याद रखिए दोस्तों EDTA का पूरा नाम है इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। याद रखिए दोस्तों इसके बारे में। तो अपना आंसर जो होगा ये 3 है। कई बार एग्जाम में ये ऑप्शन मिल सकता है, कई बार ये वाला मिल सकता है और कई बार ये मिल सकता है दोस्तों। तो याद रखिए सोडियम सिट्रेट।
हृदय की पेशियां मैंने पिछली कक्षा में जिक्र किया था। पेशियां तीन प्रकार की, कंकाली पेशियां, हृदय पेशियां, चिकनी पेशियां। जो कंकाली पेशियां होती है वो रेखित होती है दोस्तों और ऐच्छिक होती है दोस्तों। जो चिकनी पेशियां होती है वो दोस्तों अरैच्छिक और अनैच्छिक भी होती है, अरेखित और अनैच्छिक होती है। लेकिन हृदय की जो पेशियां होती है दोस्तों वो रेखित होती है दोस्तों, रेखित होती है, लेकिन इस पर अपना कंट्रोल नहीं होता दोस्तों, तो अनैच्छिक प्रकार भी इसका है। तो दिखाई देने पर, सूक्ष्म दृष्टि देखने पर कैसी दिखाई देगी? ये रेखित दिखाई देगी। और साथ में कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। अपनी इच्छा के अनुसार इन पे नियंत्रण नहीं हो पाता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो निकलने वाला है हृदय की पेशियां है, कैसी है दोस्तों? अनैच्छिक और रेखित प्रकार की है दोस्तों। यहां बात करते हैं रेखित और ऐच्छिक कौन सी होती है? रेखित और ऐच्छिक होती है दोस्तों कंकाली पेशियां। कौन सी पेशियां? कंकाली पेशियां। कंकाली पेशियां जो होती है वो रेखित और ऐच्छिक होती है दोस्तों। कैसी होती है? रेखित और ऐच्छिक होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस एक रोग है जिसमें आरएच कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। आरएच कारक की वजह से कौन सा रोग है दोस्तों? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस रोग होता है दोस्तों। कौन से बच्चे की मृत्यु हो जाती है? क्या पहला बच्चा मर जाता है गर्भ में, या दूसरा या तीसरे बच्चे की मौत होती है, या चौथे बच्चे की मौत होती है? तो याद रखिए दोस्तों, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस प्रक्रिया के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि जब क्या होता है दोस्तों? आरएच पुरुष पॉजिटिव क्या हो दोस्तों? पुरुष हो। आरएच पॉजिटिव क्या हो? पुरुष हो। और आरएच नेगेटिव क्या हो? महिला हो। आरएच नेगेटिव क्या होती है दोस्तों? महिला होती है। ऐसे जोड़े की जब शादी करा दी जाती है दोस्तों, ऐसे जोड़े की जब शादी करा दी जाती है दोस्तों, तो पहला यानी प्रथम संतान जो होती है, प्रथम संतति जो होती है दोस्तों, वो सुरक्षित रहती है। प्रथम संतति सुरक्षित रहती है दोस्तों। परंतु अगर इसी कारण दूसरी अगर संतति उत्पन्न होती है, कौन सी संतति? दूसरी संतति, तो उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? मृत्यु हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। याद रखें, अगर ऐसा पुरुष जो आरएच पॉजिटिव है, ऐसी महिला जो आरएच नेगेटिव है, उनसे उत्पन्न होने वाली पहली संतान तो दोस्तों सुरक्षित रहेगी, पहली संतान दोस्तों सुरक्षित रहती है, परंतु दूसरी संतान की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। अब बात यह आती है इसका उपचार क्या है दोस्तों, कि जिससे दूसरी संतान को सुरक्षित बचाया जा सकते। तो याद रखें, प्रथम प्रसव, जिसे प्रथम संतान के प्रसव के तुरंत जैसे डिलीवरी होती है दोस्तों, उसके तुरंत कितने घंटे के अंदर? 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर एक टीका लगता है दोस्तों, एक टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है दोस्तों, एंटी डी का टीका लगता है। एंटी डी का, कौन सा टीका लगता है? एंटी डी का टीका लगता है दोस्तों। 72 घंटे के, प्रथम संतान होने के 72 घंटे के भीतर एंटी डी का टीका माता को लगाया जाता है दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों, इसमें रहोगम नामक औषधि दी जाती है। कौन सी औषधि दी जाती है? रहोगम नामक औषधि दी जाती है दोस्तों। किस प्रक्रिया में? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस। कब होगा दोस्तों? जब पुरुष आरएच पॉजिटिव हो और महिला क्या हो? आरएच नेगेटिव हो। प्रथम संतान सुरक्षित, दूसरी संतान की क्या हो जाएगी दोस्तों? मृत्यु हो जाएगी। तो इसका आंसर जो होने वाला है द्वितीय संतान की मृत्यु। मनुष्य में रक्त क्षीणता एनीमिया का मुख्य कारण है। मुख्य कारण पूछा है दोस्तों, मुख्य कारण पूछा है तो पहले भी अपन अध्ययन कर चुके हैं। कौन सा होगा? लोहे की कमी, आयरन की कमी। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? एनीमिया हो जाता है दोस्तों। याद रखें, विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से भी क्या होता है दोस्तों? एनीमिया होता है, एनीमिया होता है। याद रखिए दोस्तों, सामान्य एनीमिया, कौन सा एनीमिया? सामान्य एनीमिया B6 की कमी से होता है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है वो विटामिन B9 की कमी से होता है दोस्तों। और फर्नीशियस एनीमिया होता है दोस्तों, फर्नीशियस एनीमिया, फर्नीशियस एनीमिया, फर्नीशियस एनीमिया जो होता है दोस्तों वो विटामिन B12 की कमी से होता है। लेकिन प्रश्न पूछा है मनुष्य में रक्तहीनता यानी एनीमिया का, या इसे रक्ताल्पता भी बोल सकते हैं, रक्ताल्पता भी बोल सकते हैं, रक्त की कमी दोस्तों का मुख्य कारण पूछा है तो लोहे की कमी हो गया दोस्तों। याद रखें, लोहे की कमी। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? हृदय में रक्त परिसंचरण की खोज करता कौन है दोस्तों? देखें, मेंडल साहब हैं, या विलियम बैटसन साहब हैं, या कार्ल लैंडस्टीनर हैं, या विलियम हार्वे हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों रक्त परिसंचरण के खोज करता? मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कितना? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इसके जो खोज करता है दोस्तों, याद रखें, इसके जो खोज करता है वो विलियम हार्वे है दोस्तों, विलियम हार्वे है दोस्तों। याद रखें इसको, ये रक्त समूह के खोज करता है। किसके खोज करता है? रक्त समूह के खोज करता है ये। याद रखें दोस्तों, मेंडल अनुवांशिक
अनुवांशिकी के पिता, अनुवांशिकता के पिता, अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकता के पिता, अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है, अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। याद रखिए दोस्तों, 22 जुलाई 1822 को मेंडल साहब का जन्म होता है और 9 जनवरी 1884 को मेंडल साहब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कई बार एग्जाम में प्रश्न आ रखा है कि मेंडल साहब की मृत्यु किस रोग से होती है, तो उस रोग का नाम है ब्राइट डिजीज। ब्राइट डिजीज कौन सी? ब्राइट डिजीज रोग है दोस्तों, और इसको क्या बोलते हैं? गुर्दे की बीमारी बोला जाता है दोस्तों, गुर्दे की बीमारी बोला जाता है दोस्तों। याद रखें, मेंडल साहब का देश जो देश था वो था ऑस्ट्रिया। याद रखें दोस्तों, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अपने को नहीं करना है। कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया था, सॉरी ऑस्ट्रिया था। उसके साथ में जो राज्य था हियेजेनड्रोप था, राज्य था हियेजेनड्रोप, और गांव जो था इनका वो गांव था सिलेशिया नामक ग्राम था दोस्तों। और इनकी मृत्यु जो होती है 9 जनवरी 1884 को होती है। इनका जो जन्म होता है दोस्तों वो होता है, कहां होता है इसका जन्म? इनका जो जन्म होता है सिलेशिया नामक ग्राम में होता है, और जन्म की जो तारीख थी दोस्तों वो 22 जुलाई 1822 को था दोस्तों। याद रखें, विलियम बैटसन, ये अनुवांशिकता शब्द देने वाले, अनुवांशिकता शब्द दिया था विलियम बैटसन ने। अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? विलियम बैटसन ने। पिता पूछे तो मेंडल दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। स्कंदन, स्कंदन का अर्थ जमाने में मदद करने वाला विटामिन पूछा है दोस्तों। तो यहां पे विटामिन ए है या डी है या बी है या फिर विटामिन के है? तो याद रखिए दोस्तों, यहां पे रक्त को जमाने में मदद करने वाला विटामिन जो है वो विटामिन के है, क्योंकि ये फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन आदि के साथ जाल का निर्माण कर लेता है, आदि के साथ जाल का निर्माण कर लेता है, जिससे रुधिर जम जाता है दोस्तों, रुधिर जम जाता है दोस्तों। मानव रक्त प्लाज्मा प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? याद रखें, प्लाज्मा, रक्त के घटक 2 होते हैं दोस्तों। रक्त के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं रक्त के। कौन कौन से घटक होते हैं दोस्तों? एक होता है प्लाज्मा, और एक होती है रक्त कणिकाएं दोस्तों। याद रखें दोस्तों, रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या होती है दोस्तों? प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों। याद रखें, कौन होती है? प्लेटलेट्स होती हैं। इस प्लाज्मा भी याद रखें दोस्तों, इसमें जल पाया जाता है दोस्तों, और इसमें क्या पाई जाती है दोस्तों? प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। इसमें प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा है रक्त का कैसा भाग है दोस्तों? तरल भाग है, जबकि कणिकाएं रक्त का कैसा भाग है दोस्तों? ठोस भाग है। कणिकाएं कैसा भाग है दोस्तों? ठोस भाग है। जो प्लाज्मा होता है रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है दोस्तों, जबकि कणिकाएं 45% भाग का निर्माण करती है दोस्तों, 45% भाग का निर्माण करती है दोस्तों। जल की मात्रा पूछिए, याद रखें, मानव रक्त में प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? जल। और जल की प्रतिशत मात्रा पूछिए तो सर्वाधिक मात्रा में जल, तो 90%, लगभग 90% जल पाया जाता है। कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 90। और 8 से 10% क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन और शेष कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह। याद रखें, तो अपना आंसर जो निकलेगा 91 से 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जबकि 8 से 10 क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। क्या पाई जाती है दोस्तों? प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। नेक्स्ट प्रश्न, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली, चाप दाब एक बात है दोस्तों, नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। याद रखिए दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि नहीं होगी, थैलेमस ग्रंथि नहीं होगी, थायराइड ग्रंथि नहीं होगी। कौन सी ग्रंथि होगी दोस्तों? अधिवृक्क ग्रंथि होगी दोस्तों, क्योंकि अधिवृक्क ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते दोस्तों। एक हार्मोन का नाम है दोस्तों रेनिन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों? रेनिन। और एक हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोइटिन। याद रखें दोस्तों, इरिथ्रोपोइटिन। जो रेनिन है, ये रेनिन रक्त दाब का क्या करता है? नियंत्रण करता है। रक्त दाब का क्या करता है? नियंत्रण करता है, जबकि ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है, आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है दोस्तों। आरबीसी के निर्माण में क्या करता है दोस्तों? सहायता करता है दोस्तों। तो अपना आंसर जो होगा, अधिवृक्क जो किडनी होती है, अधिवृक्क क्या होती है दोस्तों? किडनी होती है दोस्तों। क्या होती है? किडनी होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, स्पाइग्नोमेनोमीटर एक उपकरण जिसका काम आता है, स्पाइग्नोमेनोमीटर नामक जो उपकरण है दोस्तों, वो किस काम में आता है? तो दोस्तों देखें,
रक्त दाब के काम में आता है, या हीमोग्लोबिन के मापन में काम आता है, हृदय की धड़कन के मापन में काम आता है, या आरबीसी के मापन में काम आता है? तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं आरबीसी। आरबीसी के मापन में काम कौन आता है? आरबीसी के मापन के लिए हीमोसाइटोमीटर। कौन सा मीटर? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, साइटोमीटर ये जो होता है वो क्या करता है दोस्तों? आरबीसी का मापन करने के काम आता है दोस्तों। आरबीसी का मापन करने के काम होता है दोस्तों। हृदय की धड़कन के लिए कौन सा यंत्र काम मिलेंगे? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप काम में लेंगे दोस्तों हृदय की धड़कन के लिए। याद रखिए दोस्तों, स्टेथोस्कोप काम में लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के मापन के लिए हीमोमीटर काम में लिया जाता है दोस्तों। हीमोमीटर काम में लिया जाता है दोस्तों। अब आता है रक्तदाब, और रक्तदाब के लिए दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा स्पेग्नोमेनोमीटर। तो इसका आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ए, रक्त दाब के काम आता है। कौन सा आता है दोस्तों? स्पेग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न ये होता है दोस्तों स्पेग्नोमेनोमीटर। स्पेग्नोमेनोमीटर। सामान्य रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? वो प्रश्न आएगा। उच्च रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? वो प्रश्न भी पूछा जाएगा आपसे। तो ये रक्तदाब होता है स्पेग्नोमेनोमीटर, इसे कहा जाता है दोस्तों। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होगा? 120/80 mmHg या मिलीमीटर पारा जिसे बोला जाता है, या 140/90 मिलीमीटर पारा, या इसे 120/160 mmHg हो गया, या 65/130 mmHg आ जाता है। तो सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर देखता है दोस्तों, तो सामान्य व्यक्ति का जो होता है 120/80 mmHg मिलीमीटर पारा जो होता है दोस्तों सामान्य रक्तदाब होता है दोस्तों। याद रखें, सामान्य रक्तदाब कभी भी पूछा जाता है आपसे तो याद रखें 120/80 mmHg याद रखें दोस्तों। बात करते हैं किसकी? 140/90 mmHg की बात करते हैं दोस्तों। तो ये इसको गिना जाता है इससे ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा यानी उच्च हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी में उच्च रक्तचाप में हाई बीपी हाई ब्लड प्रेशर के लिए कितना है? 140 से 90, 140/90 mmHg जिससे ज्यादा का होगा दोस्तों, mmHg जिससे ज्यादा का होगा याद रखें। और 120/80 mmHg जिससे क्या है दोस्तों? कम है दोस्तों। तो कम जो आ रहा है वो किस में आएगा? लो ब्लड प्रेशर में आएगा, नीचे वाले प्रेशर के अंदर आता है दोस्तों। लो बीपी हो गई दोस्तों, तब अपने 120/80 mmHg से कम दोस्तों, और 140/90 mmHg से ज्यादा उच्च रक्तचाप है दोस्तों। उच्च रक्तचाप है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। लवणों के अम्लों के सेवन से रक्तदाब बढ़ता है, लवणों एवं अम्लों के सेवन से रक्तदाब बढ़ जाता है दोस्तों, जबकि सारों के सेवन से रक्तदाब कम होता है दोस्तों, रक्तदाब कम होता है। इसका जो आंसर है 120/80 mmHg आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, वापस प्रश्न आया है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस रोग होता है पति के RH पॉजिटिव व पत्नी के RH नेगेटिव होने पर। दूसरा, पति के RH नेगेटिव और पत्नी के भी RH नेगेटिव होने पर। तीसरा, पति के RH नेगेटिव तथा पत्नी के RH पॉजिटिव होने पे। चौथा, पति के RH पॉजिटिव और पत्नी के RH नेगेटिव होने पे दोस्तों। तो अभी थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की थी कि पति का RH पॉजिटिव होना जरूरी है और पत्नी का RH नेगेटिव होना जरूरी है। इसी कारण ये कौन सी प्रक्रिया होगी? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होती है दोस्तों, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होती है, जिसके कारण दूसरी संतान की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इसमें आंसर जो होगा अपना वो होगा पति का RH पॉजिटिव होना और पत्नी का RH नेगेटिव होना। ऐसा जोड़ा जो भी होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस प्रक्रिया का हिस्सा होगा। बात करते हैं भ्रूण अवस्था या भ्रूण में किसका निर्माण पूछा है दोस्तों? आरबीसी का निर्माण कहां होता है? भ्रूण में। याद रखिए दोस्तों, किसमें? भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण कहां होगा दोस्तों? याद रखें, भ्रूण में आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों पीतक में होता है, यकृत में होता है, आमाशय में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है दोस्तों? तो याद रखिए, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण पूछा है, लाल रक्त कणिका का निर्माण पूछा है दोस्तों। कहां
पूछा है, किस अंग में पूछा है, तो यकृत में होगा दोस्तों। किस में होगा दोस्तों? यकृत में। अगर प्रश्न को बदल दिया जाता दोस्तों और यहां पूछा जाता कि वयस्क में आरबीसी का निर्माण, वयस्क में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तब अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। किस में होगा? अस्थि मज्जा में हो जाएगा दोस्तों। कहां हो जाएगा? अस्थि मज्जा, बोन मेरो में हो जाएगा दोस्तों। याद रखें इसको, अस्थि मज्जा में हो जाएगा दोस्तों, याद रखें इसको। और आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ, आरबीसी के निर्माण की, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ, प्रक्रिया का प्रारंभ कहां होता है दोस्तों? याद रखें, पीतक से होता है दोस्तों। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ पीतक से होता है दोस्तों। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है दोस्तों। और साथ में पूछा जाए कि वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो वो वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों, वो होता है आपके इसके अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो राइट निकलेगा वो है यकृत। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? याद रखिए दोस्तों, क्या रिसस फैक्टर के आधार पे, हीमोग्लोबिन की मात्रा के आधार पे, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जो रक्त का वर्गीकरण होता है दोस्तों, रक्त का जो वर्गीकरण होता है दोस्तों, वो किया जाता है एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है दोस्तों। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है दोस्तों। याद रखें दोस्तों, एंटीजन और एंटीबॉडी। और पूछा जाता है रक्त में, रक्त के अंदर रक्त समूह में लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप पूछे, लक्षण प्रारूप पूछ ले आपसे, या आपको पूछ ले फिनोटाइप, जीनोटाइप पूछ ले, जीन प्रारूप पूछ ले, जीन प्रारूप पूछ ले, कितने जीन पाई जाएगी, तो 6 जीन। और लक्षण कितने रक्त में? 6। लक्षण प्रारूप पूछा जाता है तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों, ए बी और ओ। उसके साथ इसमें कौन सी जीन पाई जाती है, तो 3 प्रकार की जीन पाई जाती है दोस्तों, IA, IB, IO। तो रक्त समूह ए के अंदर क्या होता है? IA, और रक्त समूह ए के अंदर ही IA या IO पाया जाता है। रक्त समूह बी के अंदर IB और IB और IO पाया जाता है। याद रखिए 4 यहां पे हो जाती है दोस्तों। AB के अंदर IA और IB नामक जीन पाई जाती है दोस्तों। और O के अंदर जो पाया जाता है दोस्तों, O के अंदर पाया जाता है IO और IO। तो यहां पे जीन प्रारूप 6 होंगे और रक्त प्रारूप कितने होंगे? 4 होंगे दोस्तों। तो अपना आंसर होगा एंटीजन और एंटीबॉडी। ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर लक्षण निम्न में से किस में असामान्य वृद्धि है? रक्त कैंसर कब आ जाता है दोस्तों? किस में वृद्धि हो जाए तब रक्त कैंसर हो जाता है? तो याद रखना, क्या आरबीसी में वृद्धि हो जाए तब रक्त कैंसर आता है, या डब्ल्यूबीसी में वृद्धि हो जाए तो रक्त कैंसर आता है, या प्लेटलेट में हो जाए, प्लेटलेट के अंदर वृद्धि हो जाए तो रक्त कैंसर होता है, या प्लाज्मा में होता है तब रक्त कैंसर होता है? तो याद रखें, आरबीसी की जो संख्या है वो 50 से 55 लाख घन होती है। यहाँ डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 8000 से, कितने से? 8000 से 11,000 mm क्यूब होती है दोस्तों। सामान्य जो संख्या होती है 8000 से 11,000 mm क्यूब होती है दोस्तों। और इनमें वृद्धि हो जाए, असामान्य वृद्धि हो जाए, यानी कि इसकी वृद्धि लाखों में हो जाए दोस्तों, लाखों में हो जाए दोस्तों, यानी लगभग कितनी? 1.5 लाख के लगभग या ज्यादा हो जाती है दोस्तों, तब कौन सा कैंसर हो जाता है? रक्त कैंसर हो जाता है। याद रखें दोस्तों, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में बढ़ती है तो एलर्जी हो जाती है। याद रखिए दोस्तों, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में बढ़े तो एलर्जी हो जाती है दोस्तों, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में बढ़े दोस्तों तो रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया इसी को बोलते हैं, रक्त कैंसर को कहा जाता है दोस्तों, नामक बीमारी हो जाती है दोस्तों। तो आंसर जो अपना होने वाला है श्वेत रक्त कणिका होने वाला है दोस्तों। सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? AB में याद रखना, सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है दोस्तों? AB पॉजिटिव है, सार्वत्रिक ग्राही है दोस्तों। इसके अंदर कौन से प्रतिजन पाए जाएंगे और कौन से प्रतिरक्षी पाए जाते हैं? प्रतिजन किसे कहते हैं दोस्तों, प्रतिरक्षी किसे कहते हैं? याद रखिए दोस्तों, प्लाज्मा की सतह पे पाए जाने वाली जो प्रोटीन क्या है, प्लाज्मा की सतह पे पाए जाने वाली प्रोटीन प्रतिरक्षी कहेंगे दोस्तों। और जो इसमें आरबीसी की सतह पे पाए जाते हैं वो प्रतिजन कहलाते हैं। आरबीसी सतह पे पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन को प्रतिजन कहा जाता है दोस्तों। तो प्रश्न पूछा है सार्वत्रिक ग्राही जो AB समूह है उसमें कौन से प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं? तो याद रखें, उसके अंदर जो याद रखें दोस्तों, AB तो प्रतिजन होंगे
रहेंगे लेकिन कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थिति नहीं होगा दोस्तों। अपना आंसर निकलता है बी, अपना आंसर निकलता है बी। जबकि ओ जो समूह होता है, कौन सा समूह ओ, उसमें कोई प्रतिजन नहीं होता, जबकि ए बी प्रतिरक्षी होते हैं दोस्तों। बात करते हैं रक्त समूह ए की, इसमें ए प्रतिजन और बी प्रतिरक्षी पाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की, जिसमें बी प्रतिजन और ए प्रतिरक्षी पाया जाता है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, अपना जो आंसर होने वाला है रक्त समूह ए बी ऐसा है जिसमें ए बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता। प्रतिजन उपस्थित और प्रतिरक्षी जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके रुधिर का रंग नीला होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुधिर का रंग लाल तो सभी का होता है दोस्तों, किसके रुधिर का रंग नीला होता है दोस्तों? तो याद रखें, सीप और घोंगा, मानव का, पशु का या घरेलू मक्खी का? क्या पूछा है दोस्तों? नीला पूछा है, नीला पूछा है। तो याद रखें, सीप और जो घोंगा होते हैं, सीप और घोंगा, सीप और घोंगा, इनके रुधिर में हीमोसाइनिन पाया जाता है दोस्तों, हीमोसाइनिन पाया जाता है। और हीमोसाइनिन के अंदर कॉपर आयन पाए जाते हैं। कॉपर नीला तोता, CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन पाया जाता है दोस्तों। याद रखें, इसके हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की जगह क्या पाया जाता है दोस्तों? हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की जगह क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन। और इस हीमोसाइनिन के अंदर कॉपर के आयन होते हैं। किसके आयन होते हैं? क्यूप्रिक आयन होते हैं दोस्तों, कॉपर के आयन होते हैं, जिसके कारण इनके रुधिर का रंग कैसा होता है दोस्तों? नीला होता है दोस्तों। कैसा होता है दोस्तों? नीला होता है। बाकी मानव, पशु, इनमें दोनों में लाल रंग वगैरह, ऑर्थोपोडा में सफेद वगैरह कलर पाए जाते हैं। सीप और यह है सीप दोस्तों, सीप, सीप और यह है सर घोंगा, घोंगा, दोनों जीव है दोस्तों, सीप और घोंगा। और इन दोनों में रुधिर का रंग कैसा होता है? नीला होता है दोस्तों। कैसा होता है? नीला होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से नर की आक्रामकता का कारण पूछा है, नर के गुस्से का कारण पूछा है दोस्तों। याद रखिए, नर के गुस्से का कारण पूछा है दोस्तों, नर की आक्रामकता कारण। अगर यहां पे द्वितीयक लैंगिक लक्षण पूछता तो प्रश्न अलग हो जाता दोस्तों। तो यहां पे नर की आक्रामकता कारण पूछा है, तो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है? तो याद रखिए, नर की आक्रामकता का कारण कौन है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है नर की आक्रामकता का कारण जो होगा। और साथ में ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी। याद रखिए दोस्तों, लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। द्वितीयक लैंगिक लक्षण दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, जननांगों का विकास होना, ये विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं दोस्तों। बात करते हैं एंड्रोजन की, बात करते हैं एंड्रोजन की, तो ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करता है, यानी मादा के प्रति आकर्षण पैदा करेगा दोस्तों। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है दोस्तों, आकर्षण पैदा करता है। कौन सा है? प्रति आकर्षण करता है दोस्तों। बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की, तो याद रखना, मासिक चक्र का नियंत्रण करता है प्रोजेस्टेरोन, मासिक चक्र का नियंत्रण करता है प्रोजेस्टेरोन। याद रखिए दोस्तों, मासिक चक्र का नियंत्रण करेगा। साथ ही द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होगा, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होगा दोस्तों? उत्तरदायी होगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए भी क्या होता है दोस्तों? उत्तरदायी होता है। और साथ में ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये प्रसव में सहायता करता है, प्रसव में सहायता करता है दोस्तों, प्रसव में सहायता करता है दोस्तों। याद रखें इसको। ये आता है एंड्रोजन, और ये एंड्रोजन होता है महिलाओं में, एस्ट्रोजन सॉरी, विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति क्या करते हैं? पुरुषों के प्रति आकर्षण पैदा करेंगे दोस्तों, आकर्षण पैदा करने का कार्य करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, इसका जो आंसर अपना टेस्टोस्टेरोन, वह हार्मोन जिसकी अधिकता से पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। याद रखना, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी क्या हो जाती है? अधिकता। और किसमें किसके लक्षण आ जाते हैं? पुरुषों में किसके लक्षण आ जाते हैं? महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं दोस्तों, महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। मेलेटोनिन, ये त्वचा का रंग का निर्धारण करता है, त्वचा रंग का निर्धारण, त्वचा रंग का निर्धारण करता है। याद रखना दोस्तों, त्वचा रंग का निर्धारण, त्वचा का कलर जो निर्धारण करता है वो होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन प्रकाश के द्वारा प्रभावित हो रहा है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन दोस्तों किडनी से निकल रहा है दोस्तों। किससे निकल रहा है दोस्तों? किडनी से निकल रहा है दोस्तों। ये थाइमोसिन हार्मोन, ये थाइमस ग्रंथि से निकल रहा है दोस्तों। थाइमस ग्रंथि जो वो ग्रंथि है जो वक्ष स्थल पे, सीने पे पाई जाती है दोस्तों, बुढ़ापे का कारण माना जाता है दोस्तों। सीरोटोनिन, सीरोटोनिन नींद का निर्धारण, नींद के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, ये नींद का निर्धारण करता है, नींद का निर्धारण करता है। ये याद रखना दोस्तों, नींद आने का कारण कौन सा हार्मोन है? सीरोटोनिन है। तो अपना जो आंसर निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा लिंग हार्मोन। लिंग
हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन है दोस्तों, वो क्या करता है, उसकी अधिकता हो जाती है, तब पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं, पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। और जब पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है गायनेकोमेस्ट्रिज्म। गायनेकोमेस्ट्रिज्म कहा जाता है दोस्तों, गायनेकोमेस्ट्रिज्म कहा जाता है। पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्ट्रिज्म। और इसी हार्मोन की अधिकता से महिलाएं पुरुष के जैसा भी व्यवहार करती है दोस्तों। तो प्रश्न को उल्टा करके पूछे कि महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आ जाएं, तो भी किसकी वजह से, लिंग हार्मोन की वजह से। लेकिन महिलाओं में किसके लक्षण आ जाएं, महिला में किसके लक्षण आ जाए दोस्तों, किसके लक्षण आ जाएं, पुरुष के लक्षण आ जाएं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, विरलिज्म कहा जाता है दोस्तों, विरलिज्म कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, विरलिज्म कहा जाता है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, इसी के साथ ही पशु परिचर की मानव शरीर से संबंधित जो श्रृंखला थी, उसका समापन होता है दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को यह श्रृंखला पसंद आई होगी, और मैं यह भी आशा करता हूं दोस्तों कि इससे बाहर कोई प्रश्न ना जा पाए दोस्तों। 360 रिवीजन कराने की मैंने यहाँ पे पूरा प्रयास किया है दोस्तों। यह कक्षा प्लस चैनल आपके लिए जो है वो यहाँ पे पूरी सुविधा उपलब्ध करा रहा है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और याद रखिए दोस्तों, इसकी जो PDF है दोस्तों, कक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। तो अत्यधिक संख्या में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें दोस्तों, और पूरा जो है PDF का जो मटेरियल है उससे प्राप्त करें दोस्तों। धन्यवाद। जय मां करणी। थैंक यू।